वहां जर्मनी के फैशिज्म का नंगा नाच, जरा के नरसंहार को देखें अगर, तो एक बात बहुत जाहिर हो जाती है। मेरा बाद का सर्वे ये बताता है कि 15% मुसलमानों को, जिन्होंने जवाब दिए सर्वे में, उनको उनके हिंदू दोस्तों ने बचाया। लेकिन बहुत 84 की बात करने लगते हैं। आप भक्तों से अगर बात कीजिए तो वो या 84 की बात करने लगते हैं और या फिर कश्मीरी पंडितों की बात करने लगते हैं डाइवर्ट करने के लिए डिस्कशन को। ये बात बिल्कुल साफ है कि आज तक, और मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, आज तक किसी हिंदू की या किसी मुसलमान की ये हिम्मत नहीं पड़ी है कि वो खुलकर बाहर आए और ये कहे कि हां, मैंने अपने दूसरे मजहब के पड़ोसी को गुजरात में बचाया। मैं ये इंडिकेशन सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आज भी वो डर मौजूद है। मुन्ना नरसंहार आज भी खत्म नहीं हुआ। वहां पर मैं समझता हूं कि जो उस वक्त नहीं गया वो ये समझ भी नहीं सकता कि गुजरात में क्या हुआ। वहां जर्मनी के फैशिज्म का नंगा नाच, ये बिल्कुल झूठ और बकवास है। 3 बार ऐसे हालात पैदा हुए कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता था और हम अगर ना निकल जाते तो शायद हम फिल्म के साथ ही खत्म हो गए। आज भी वो जख्म इस तरह से जिंदा है कि वो रिस रहे। जरूरी है कि हमारा समाज इसके ऊपर सोचे कि अगर जख्म लगते हैं तो पहली बात तो ये कि आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल वगैरह वगैरह को हमें नफरत की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये किया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और ताज़ा कुछ खबरों के बारे में, जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस वक्त एक बीबीसी की फिल्म पर बहुत ज्यादा चर्चा है। चर्चा इसलिए भी है कि गुजरात, उन्हें दंगे कहा जाए या कत्लेआम कहा जाए, 2002, उसके लिए बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री उस पर आई है, बहुत ही तहकीक की बुनियाद पर। और उसमें इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, और उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। खासतौर पर 3 दिन की छूट देना और कई चीजें ऐसे सबूत के तौर पर सामने आई है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बीजेपी के खेमे में बहुत परेशानी है। अब ब्लॉक कर दी गई है, आम लोग नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास वो ऑलरेडी मौजूद है, डाउनलोड की हुई थी, कुछ यूनिवर्सिटियों में दिखाया जा रहा है। इस सब पर क्या कुछ है? क्या ये फिल्म मुनासिब है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से? आज जिस पर आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है गौहर रजा साहब, जो उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं, बहुत ही तारीखी फिल्में, जंग आज़ादी और इनकलाब। इसके अलावा आप जाने माने साइंसदान हैं, उर्दू के शायर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक जाने माने राइटर हैं। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस फिल्म को आप एक फिल्म मेकर के तौर पर, एक क्रिटिक के तौर पर, एक ऐसे कंसर्न सिटीजन के तौर पर, जिसमें जो वाकयात जो कुछ हुए, चूंकि ये इतनी पुरानी तारीख नहीं है जो हम भूल सकें, हमारे आपके सामने, सबके सामने हुआ है गुजरात। आप इस फिल्म को किस तरह से देख रहे हैं? काजमी साहब, बेहद शुक्रिया एक बार फिर बुलाने का। लेकिन इससे पहले कि मैं इस फिल्म को कैसे देखता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस में जाना चाहता हूं। गुजरात के ऊपर पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने बनाई थी। मैं उस वक्त गया था जब वहां की आग ठंडी नहीं हुई थी, यानी फरवरी में ये वाकया हुआ है। 28 को, 29 को आग लगनी शुरू हुई है और उसके कुछ दिनों के बाद मैं वहां गया था
जब पूरा माहौल देखने को मुझे मिला था। वो फिल्म जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं उसका इंग्लिश में नाम है ईविल स्टॉक्स द लैंड, और हिंदुस्तानी में जुनून के बढ़ते कदम। ये फिल्म इंटरनेट के ऊपर अभी भी अवेलेबल है, और उसके बनाते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जिंदगी की सबसे मुश्किल फिल्म बना रहा हूं। ये कई मानों में बहुत मुश्किल थी। एक तो फिल्म मेकर की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, ये फिल्म जो है वो हिला देने वाली थी अपने को। जब मैं बना रहा था, मैं उस वक्त जो कुछ देख रहा था वहां पर, तो इमोशनली और जज्बात के तौर के ऊपर बहुत ही मुश्किल काम था जो मुझे लगा। दूसरी चीज उस वक्त ये लगी कि अभी भी आग ठंडी नहीं हुई है और जगह जगह लग रही है, तो कोई हिम्मत करने वाला नहीं था जो साथ चल सके और बता सके, क्योंकि मैं गुजरात को उस तरह उस वक्त तक जानता भी नहीं था। तीसरी चीज ये कि वहां पर जिन लोगों के साथ मैंने बनाई, उसमें सबसे बड़ा रोल था हमें सपोर्ट करने का फादर सेड्रिक प्रकाश का। और फादर सेड्रिक प्रकाश ने ये बात बहुत साफ कर दी थी मुझे पहुंचने पर, कि मैं अहमदाबाद के बाहर नहीं जा सकता। तीसरी चीज ये थी कि उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कितने सेकंड्स का शॉट कहां ले सकते हैं, कहां आप कार से बाहर उतर सकते हैं, कभी वैन थी कभी कार थी, और कहां आप नहीं उतर सकते, किन जगहों के ऊपर आपको शॉट लेने की थोड़ी बहुत ज्यादा आजादी होगी और किन जगहों के ऊपर फौरन शॉट लेकर के आप चलेंगे। राव जी मेरे कैमरा पर्सन थे उस वक्त, जिनके साथ था मैं। शबनम मेरी बीवी मेरे साथ थी, और मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर के गया था, जो एक मुश्किल काम था अपने अंदर। लेकिन उस वक्त यही डिसाइड किया कि अगर फिल्म बनाने में खत्म हो जाना है तो फिर तीनों ही का खत्म होना जरूरी है, बेटे को नहीं छोड़। एक और बहुत मुश्किल बात जो थी वहां पर, वो था डर का माहौल। लोग बात करने को तैयार नहीं थे। लोग जिस हालत में रह रहे थे उसमें उनसे कुछ पूछना, उनका इंटरव्यू लेना एक बहुत ही मुश्किल काम था। आप ये समझ लें कि नरोदा पाटिया से जो लोग निकाले गए थे, भागे थे रातों रात, वो नरोदा पाटिया जाना भी नहीं चाहते थे। मतलब ये कि वो कहीं कब्रिस्तान में रह रहे थे, कहीं दरगाह में रह रहे थे, और हमने जब उनको तलाश किया और ये कहा कि आप चलिए हमारे साथ, वहां पे इंटरव्यू लेंगे जहां पे आपका घर जला हुआ है, वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं खास तौर से एक बच्ची की तलाश में था जिसको मैं उस इलाके में ले जाना चाहता था और कुछ शॉट्स लेना चाहता था। वो एक मुश्किल, सब सब मुसलमानों ने कम से कम सबने मना कर दिया था कि हम उस घर की तरफ, उस इलाके में वापस अभी तो नहीं जाएंगे, इतना डर था। बहरहाल एक दलित बच्ची वहां, दलित बस्ती है सामने, मैंने उसका इस्तेमाल किया था। ये फिल्म मैंने बनाने में मुझे 6 महीने लगे थे दिल्ली आकर के। टेक्नोलॉजी के लेवल के ऊपर, टेक्निकल लेवल के ऊपर ये फिल्म बहुत खराब फिल्म है, क्योंकि जिन हालात में वो मटेरियल इकट्ठा किया गया था उन हालात में उससे बेहतर फिल्म का मटेरियल इकट्ठा ही नहीं किया जा सकता था। लेकिन जिस रिपोर्ट का इस फिल्म में जिक्र है, वो फिल्म पूरी करते वक्त आ चुकी थी, और जाहिर है कि उसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनको इस कमेटी ने कांटेक्ट किया था, जिसकी वजह से उस रिपोर्ट तक, जो यूके की कमेटी थी, उस रिपोर्ट की बात हो चुकी थी। तो मेरी फिल्म में वो रिपोर्ट रिफर्ड है, मतलब जिसकी जो एक बड़ी बेसिस है इस डॉक्यूमेंट्री के लिए भी। तो इस माहौल में वहां जाना उस वक्त और किसी का कुछ करना एक बहुत मुश्किल काम था। बीबीसी ने इतना वक्त लगाया, जाहिर है कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन यह भी साफ दिखाई देता है कि उस वक्त फौरन, जिस वक्त दंगा हो रहा था, उस वक्त के उनके जो इंटरव्यूज हैं, उनके जो
मोदी साहब का खुद इंटरव्यू है उस फिल्म के अंदर, बीबीसी की फिल्म में। और जो शॉट्स हैं वो रिसोर्स की कमी कमी उस वक्त बता रही है, क्योंकि वहां आग लगी हुई थी उनकी फिल्म तक में। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक हिस्टोरिक फिल्म है जो गुजरात के उस वक्त के दंगों को उजागर करती है कि वहां क्या हुआ। आपने शुरू में कहा कि इसको हम दंगा कहें या नरसंहार कहें। मेरा मानना यह है कि यह नरसंहार था, और ये बिल्कुल एक तरफा। वहां पर दो तीन चीजें बड़ी भयानक देखने को मिली थी। एक तरफ तो रेप विक्टिम्स जो है उनसे बात करना, उन तक पहुंचना और उनकी कहानियां सुनना। और मेरी बीवी ने बाद में 40 से ऊपर रेप विक्टिम्स के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए थे। ये बहुत ही मुश्किल काम था। दूसरे, जो जो इमोशनली बहुत सारी चीजें आपके जहन में अटक जाती, वो ये भी थी कि सिर्फ इंसान ही डरे हुए नहीं थे। आप मस्जिद के अंदर जाएं, घर टूटे हुए जले हुए में जाएं, तो वहां जो कुत्ते थे वो इतने सहमे हुए थे कि मैंने इतने सहमे हुए कुत्ते और इतनी लंबी उसमें नहीं देखे हैं कभी। वो कुछ हिंदुओं के इलाके में भी और मुसलमानों के इलाके में भी। गुजरात के को अगर हम देख रहे हैं, गुजरात के नरसंहार को देखें अगर, तो एक बात बहुत जाहिर हो जाती है। मेरा बाद का सर्वे ये बताता है कि 15% मुसलमानों को, जिन्होंने जवाब दिए सर्वे में, उनको उनके हिंदू दोस्तों ने बचाया। लेकिन बहुत 84 की बात करने लगते हैं आप भक्तों से अगर बात कीजिए, तो वो या 84 की बात करने लगते हैं और या फिर कश्मीरी पंडितों की बात करने लगते हैं डाइवर्ट करने के लिए डिस्कशन को। ये बात बिल्कुल साफ है कि आज तक, और मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, आज तक किसी हिंदू की या किसी मुसलमान की ये हिम्मत नहीं पड़ी है कि वो खुलकर बाहर आए और ये कहे कि हां, मैंने अपने दूसरे मजहब के पड़ोसी को गुजरात में बचाया। मैं ये इंडिकेशन सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आज भी वो डर मौजूद है। मुन्ना नरसंहार आज भी खत्म नहीं हुआ है। वहां पर मैं समझता हूं कि जो उस वक्त नहीं गया वो ये समझ भी नहीं सकता कि गुजरात में क्या हुआ। वहां जर्मनी के फैशिज्म का नंगा नाच था, और ये बिल्कुल झूठ बात है जिसको मैं समझता हूं कि कमजोरी दिखाई दी मुझे इस फिल्म के अंदर, कि वो जो बर्बरता थी वो 3 दिन बाद रुक गई। ये बिल्कुल झूठ और बकवास है, क्योंकि जब मैं बना करके फिल्म लौटा हूं और 3 बार ऐसे हालात पैदा हुए कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता था, और हम अगर ना निकल जाते फादर सेड्रिक प्रकाश की एडवाइस के ऊपर, तो शायद हम फिल्म के साथ ही खत्म हो गए। ये कि वो नरसंहार आज भी जहनों में है, जारी है, जिंदगी का हिस्सा है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि फैशिज्म के बारे में जो कुछ मैंने जर्मनी के पढ़ा था वो वहां होता हुआ दिखाई दे रहा मुझे। और फिल्म बनाने के 1 महीने बाद, मतलब रिकॉर्ड करके इंटरव्यूज वगैरह मटेरियल के साथ दिल्ली आने के 1 महीने के बाद एक मुसलमान को वहां पर तब तेल छिड़क के आग लगा दिया गया जब वो सड़क क्रॉस करके सब्जी खरीदने के लिए दूसरी तरफ चला गया। तो ये झूठ है बिल्कुल कि वो 3 दिन में रोक दिया गया, और 3 दिन के बाद बहुत एग्जेम्पलरी कुछ कर दिया मोदी जी ने, जादू की छड़ी चला दी और वो 3 दिन के बाद। ये झूठ है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है इस वक्त आना, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी था। इस डॉक्यूमेंट्री ने एक बार फिर हमें ये रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये सोचने के लिए,
ये समझने के लिए कि गुजरात में क्या हुआ एक मौका दिया है, सच जानने का मौका दिया है। और वो सच जानने का मौका दिया है जो वहां से कि कम्युनलिज्म ने आज तक निकलने नहीं दिया गुजरात से बाहर। जो रिएक्शन इसके ऊपर भक्तों का आया है वो भयानक है। वो आज भी उस सच को दबाना चाहते हैं जो सच गुजरात का सच है। ये हमारे दामन के ऊपर 84 से बड़ा दाग है। नहीं कंपेयर करना चाहिए, मैं समझता हूं, लेकिन 84 जो मुझे याद है, जो भयानक तस्वीरें हैं मेरे जहन में आज भी, कभी कभी 84 को इतने करीब से देखा था, मैं दिल्ली में ही था, कि आज भी कभी कभी रात को घबरा के आंख खुल जाती है। उससे ज्यादा भयानक चीज खुद एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं की थी 2002 से। लेकिन एक बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क यह है कि 3 दिन के बाद कम से कम दिल्ली के अंदर आग बुझ गई थी और हम जैसे लोग जा करके मरहम रख सकते थे उन जख्मों के ऊपर जो उस 3 दिन में लगे थे। लोगों को वापस घर आने की इजाजत मिल गई थी और कंडीशंस हो गई थी। जो लोग कैंप्स में थे उनके बीच में काम किया जा सकता था। यहां बड़ा फर्क है कि आज भी वो लोग लगभग 20 साल बाद, वो लोग जो घरों से निकले थे, गांव से निकाले गए थे, पूरी की पूरी फैमिलीज के साथ वापस नहीं लौट पाए हैं गुजरात। आज भी वो जख्म इस तरह से जिंदा है कि वो रिस रहे। जरूरी है कि हमारा समाज इसके ऊपर सोचे कि अगर जख्म लगते हैं तो पहली बात तो यह कि आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल वगैरह वगैरह को हमें नफरत की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये किया। ये बात बहुत ही अहम है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे भी इत्तेफाक से ये एक तरह की बदबख्ती है कि बहुत से फसादात मैंने देखे हैं। खुद 80s में जब अहमदाबाद में फसाद होते थे, आसपास और होते थे। इसके अलावा मेरठ, मलियाना, भागलपुर, ये सब मैंने देखा और 1984 का दिल्ली के दंगे भी देखे हैं। बहुत ही रूह कांप जाती है जब मुझे याद आता है कि एक खातून अपने शौहर की जली हुई उंगलियां बची हुई ईंट के नीचे दिखाती है कि यहां मेरा शौहर जला था। मुझे याद है। और मुझे वो भी याद है, वो जो आपने एक बात बताई कि गुजरात में जिन हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, वो पब्लिकली नहीं बताते आज भी कि हमने किसी मुसलमान को बचाया। यानी वो डर का इतना माहौल। मैं भी इत्तेफाक से ऐसे एक एक्सपीरियंस से गुजरा हूं 1984 में। उस वक्त मैं जमुना पार किसी एक कॉलोनी में था। हमारे पड़ोस में पूरे मोहल्ले में एक ही सरदार का मकान था जो हमारे घर के बिल्कुल बराबर में था। मैं उस वक्त बिल्कुल शुरुआत थी जिंदगी की, और हमारे एक भाई थे, उन्होंने उस सरदार के घर के बाहर ताला लगा दिया ताकि ये जाहिर हो कि ये फैमिली अब यहां नहीं है, चली गई है। जब 3-4 दिन के बाद रिफ्यूजी कैंप्स में ले जाने की बात हुई, तो मैं चूंकि उस वक्त तक जर्नलिज्म मैंने शुरू कर दी थी, तो वो मैं गया पड़ोस में पुलिस स्टेशन जहां फौज आई हुई थी। मैंने एक फौजी अफसर से कहा कि हमारे पड़ोस में एक सरदार है, उसको जरा निकाल लो। तो मुझे उस फौजी ने, आमतौर पर फौजी को कहा जाता है कि वो क्रिमिनल नहीं होते, लेकिन उसने भी मुझसे ये कहा कि क्या बहुत प्यार करते हो अपने पड़ोसी को। यानी वो ये सुनने को तैयार नहीं था कि हमने किसी को बचाया है और वो भी उसको जान बचा करके कहीं बाहर निकाल ले। तो ये बात बिल्कुल आपकी, मतलब मैं अपने जाती तजुर्बात ये शेयर किए हैं मैंने अपने देखने वालों को। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि इस फिल्म पर पाबंदी, और इस पाबंदी के साथ साथ यूनिवर्सिटियों में जो इसकी स्क्रीनिंग शुरू हुई है, कहीं रोका जा रहा है, जेएनयू में रोका गया। क्या अब इस पाबंदी के बहाने उन लोगों के खिलाफ यूएपीए के मुकदमे होंगे? क्या क्या होगा, किस तरह से?
आप जो जो सराउंडिंग सिचुएशन है जिसमें हम रह रहे हैं, हम आप रह रहे हैं, जहां किस तरह से क्या क्या होता है, आपको आगे क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आगे क्या कुछ हो सकता है? फैशिस्ट और तानाशाह गवर्नमेंट्स जितनी भी होती हैं दुनिया भर में, उनका यही कैरेक्टर होता है कि वो सच को छुपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन अब दुनिया बदली हुई है और फैशिज्म को भी सीख मिल रही है, बार बार वो भी सीख रहे हैं क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। जाहिर है कि इसके बैन करने ने एक डर का माहौल तो खड़ा कर ही दिया है, लेकिन उस डर के माहौल में आपको रोशनी दिखाई दे रही है, क्योंकि नौजवान इस मुल्क का, खासतौर से यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा नौजवान ये बात मानने को तैयार नहीं है कि सच को छुपाया जाए। ये डॉक्यूमेंट्री सच के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये देखिए कितनी 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 अजीब बात है कि एक फिल्म के लिए यही गवर्नमेंट, यही प्राइम मिनिस्टर, इसी का पीएमओ कह रहा है कि हम सबको दिखाएंगे, सच सामने आना चाहिए। और कश्मीर यही फाइल्स, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल, जी और जी। यही जबकि गवर्नमेंट का इससे क्या लेना देना कि भाई कोई फिल्म बनी है नहीं बनी है, गवर्नमेंट का ये काम थोड़ी ना है। गवर्नमेंट का तो ये काम है कि अगर कोई फिल्म दिखाना चाहता है, किसी ने बनाई है, अच्छी है बुरी है छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट का तो ये काम है कि अगर कुछ लोग दंगा वहां कर रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करे। जो लोग देखना चाहते हैं उन्हें देखने दे, जो लोग नहीं देखना चाहते उनसे कहे कि जाओ घर जाओ, मत देखो। लेकिन ये कि हम नहीं देखने देंगे या हम जबरदस्ती दिखाएंगे, ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं हुआ करता, ये स्टेट का काम नहीं हुआ करता। यहां हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ स्टेट कह रही है कि हम तुम्हें सिर्फ ये देखने देंगे और ये नहीं देखने। हम्म। ये है जो परेशान कुन बात है डेमोक्रेसी के लिए। हम्म। और मुझे उम्मीद है नौजवानों से, जो मैं बार बार कहता रहता हूं, ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, इसको आयरन हैंड से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस मुल्क के अंदर नौजवान उठ रहा है और वो जा रहा है और कह रहा है कि हम दिखाएंगे। कल जेएनयू में 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए लाइट पूरी की पूरी ऑफ कर दी गई, फिल्म नहीं दिखाने दी गई। फिर भी बच्चों ने मिल करके अपने लैपटॉप के ऊपर और अपने सेलफोन्स के ऊपर देखी। ये वक्त ऐसा नहीं है कि मोदी जी या कोई अमित शाह कंट्रोल कर पाए। जो लोग देखना चाहते हैं उन्हें जरूर देखनी चाहिए, जो सच जानना चाहते हैं उन्हें जरूर जानना चाहिए। कश्मीर फाइल्स मेरे हिसाब से बहुत घटिया फिल्म, बुरी फिल्म। एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि कश्मीर फाइल घटिया फिल्म। अब घटिया फिल्म कोई देखना चाहता है तो मुझे क्या एतराज है भाई, देखो, जरूर देखो। कोई अच्छी फिल्म और सच्चाई दिखाने वाली फिल्म देखना चाहता है, उसे भी इस मुल्क के अंदर आजादी होनी चाहिए। उसका लाइट कनेक्शन नहीं काटना चाहिए क्योंकि दिखा रहे हैं। आज जामिया के अंदर शाम को वो फिल्म दिखाई जाने वाली है, जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से। वहां भी कुछ नहीं पता कि डंडे चलाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, क्यों नहीं देखने देंगे हम, ये कहा जाएगा। कि जब समाज में माहौल कम्युनलाइज हो जाता, जब नफरतें बढ़ाने की कोशिश करती है खासतौर से स्टेट, तो एक आम आदमी के लिए और कोई रास्ता नहीं बचता इसके अलावा कि वो सड़क पर एहतजाज करे। और ये एहतजाज जो है ये जारी रहेगा, मेरी ये उम्मीद भी है और मुझे ये यकीन भी है। ये फिल्म जिसने नहीं देखी है वो पार्ट्स में देखे, पार्ट्स अवेलेबल है, क्योंकि उसे नहीं रोक सकते आज की टेक्नोलॉजी की वजह से। फुल फिल्म बहुत सारों के पास है, पर्सनली शेयर करके घूम रही वो फुल फिल्म नहीं रोक सकती है स्टेट। ये एहसास तानाशाह को नहीं। लोग अपना तरीका अपना लेते हैं एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। मुझे 1857 याद आता है, जब भी कोई ऐसी चीज की जाती है कि जब रोटियां बांट करके लोगों ने एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, उन्होंने अपना तरीका उस वक्त निकाल लिया। स्टेट, उस वक्त तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं थी, ये सब कुछ नहीं था, लेकिन लोगों ने अपना तरीका निकाल लिया था कि रोटी बांट करके हम इस मुहिम की तैयारियां करेंगे।
जब पकना शुरू होता है समाज, तो फिर वो सैलाब की तरह से फटता है एक बार, और ऐसे सारे तानाशाह बह जाते। अच्छा, एक चीज जो बहुत ही अहम और दिलचस्प है, कंट्राडिक्शन भी है। आमतौर पर जो मोदी जी के अंधभक्त हैं, वो भूखे रहेंगे फिर भी मोदी को वोट देंगे, चूंकि उसने मुसलमानों को सबक सिखा रखा है। तो अब ये मुसलमानों को सबक सिखाने की जिंदा तस्वीरें सामने आ रही हैं। उससे तो बीजेपी को फायदा होना चाहिए, अगर उस थ्योरी पर यकीन किया जाए कि पोलराइजेशन होगा, हिंदू फिर उसे याद आएगा कि देखिए साहब, मुसलमानों को इस हद तक कत्लेआम किया इसी मोदी ने, तो उससे तो बीजेपी को फायदा होना चाहिए। तो ये बीजेपी नफरत और मोहब्बत, इस दोनों के बीच के कंट्राडिक्शन में कहां फंसी हुई है? दोनों तरह की वोटें चाहिए उसे, क्या है? देखिए, भक्तों के बारे में अगर मैं कहूं, जो उनकी मेजर क्लाइंटेल है, तो अगर उसके बारे में मैं बात करूं, तो वो तो इस बात से खुश है और खुश रहती है कि मोदी ने वहां कत्लेआम को हेड किया। वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और 2000 लोगों को मार दिया। अभी भी ट्विटर में मेरे पास एक साहब का यही जवाब आया है कि उन्होंने सबक सिखाना जरूरी था मुसलमानों को। तो इस बात से बहुत खुश रहते हैं। लेकिन एक चीज और समझनी चाहिए कि जब इतना बड़ा दंगा किया जाता है और उसमें लोग बह जाते हैं, और गुजरात में तो मिडिल क्लास के और काफी मुतवस्सित घरानों के लोग शामिल थे, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वहां की, उसमें तब फिर दंगे के बाद जो पोलराइजेशन होता है, उसमें पड़ोसी जिसने बराबर का घर जलाया है, वो इस बात से डरता रहता है कि अब क्या मेरे साथ हो। आप किसी का कत्ल कर दें, उसके घर वालों से आपको डर लगता ही रहेगा कि भाई ये बदला लेने आ रहे हैं। तो ये बदले का जो मामला होता है वो उसको और बढ़ाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें दिल्ली दंगों में भी पता है कि 3 दिन बाद क्या अफवाह उड़ी थी कि मुसलमान आ रहे हैं, वो और पूरी दिल्ली रुक गई थी, सारी ट्रेनें रोक दी गई थी। तो ऐसे में एक बड़ा हिस्सा गुजरात के अंदर जो इस दंगे में इमोशनली इन्वॉल्व हो गया था, जो बीजेपी के साथ नहीं भी था, वो अपनी जिंदगी के लिए, अपने बचाव के लिए फिर बीजेपी को वोट देता है। ये बीजेपी और आरएसएस को बहुत अच्छी तरह से पता है। दंगे इसलिए करवाए जाते हैं कि उसका सीधा फायदा एक विलिंग वर्कर उनको मिल जाता है, जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके उनको जिताने की कोशिश करेगा। जो हमने फौरन दंगों के बाद, नरसंहार के बाद जो होते हुए देखा, या 84 के बाद भी हमने वही देखा कि जो लोग इन्वॉल्व हो गए थे उन्होंने अपनी जिंदगी लगा करके कांग्रेस को जिताया। तो यही बीजेपी को सबक हासिल होता। तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ तो ये एनलार्ज हो जाता है सर्कल, एक कोर कॉन्स्टिट्युएंसी है, उन्होंने आपको भड़का करके दंगा करवाया, जब दंगा हो गया तो आप उस कोर कॉन्स्टिट्युएंसी का हिस्सा बन गए। इसके बावजूद कि आप डिसइल्यूजन हो जाते हैं, आप भूखे रहते हैं, आपकी परेशानियां हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, इसके बावजूद आप वोट करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि आप बचना चाहते हैं। पर वो जो कोर कॉन्स्टिट्युएंसी है वो इससे बड़ी खुश रहती है। मुझे और कोई पार्टी नहीं पता, अभी पुलवामा के ऊपर हंगामा चल रहा है, फिर से एक बार उठा है, मुझे कोई और पार्टी नहीं पता कि जो पुलवामा से इतनी खुश हुई हो कि अब हम जीत गए। हालात ऐसे थे कि बीजेपी पुलवामा होने से पहले बेहद डिमोरलाइज थी। जो बीजेपी वर्कर आसपास थे मेरे, जहां मैं रहता हूं, वो बहुत डिमोरलाइज थे। ऑफिस में जो लोग थे वो बहुत डिमोरलाइज थे कि इस बार तो जीतना बड़ा मुश्किल है 2019 में। लेकिन जैसे ही पुलवामा हुआ, उनकी खुशी की लहर दौड़ गई। अब हो गया काम, और ये वो कह रहे थे और बेशर्मी से कह रहे। तो अगर दंगा होता है, पुलवामा जैसा कुछ होता है, तो ऐसी ताकतें खुश हो जाती हैं, जो हमें दिखाई दे। लेकिन वो लगातार ये भी बताती रहती हैं कि देखिए साहब, हमें जिताना कितना जरूरी है, मुसलमानों को सबक सिखाया। पर एक लार्जर कॉन्स्टिट्युएंसी ने जो बीजेपी को उस वक्त वोट दिया है, उसमें 15 लाख
का वादा जो था उसका बहुत बड़ा हाथ, हमें याद रखना चाहिए। तो ये प्रोपेगेंडा लगातार आरएसएस करती रहती है कि लोग हमें इसलिए वोट दे रहे हैं कि वो मुसलमानों को सबक सिखाया, और उनके जो और झूठ है उसके बारे में वो बात नहीं करते। कभी किसी बीजेपी वाले को, आरएसएस वाले को आपने ये नहीं कहते सुना होगा कि 15 लाख के वादे की वजह से हम 2014 में जीते, वो जो झूठ बोला गया था। तो ये उनके प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। ये हमें पाकिस्तान में दिखाई दिया, ये हमें श्रीलंका में दिखाई दिया, ये हमें दुनिया के और हिस्सों में दिखाई दिया, अभी लैटिन अमेरिका में जो हंगामा हो रहा है उसमें दिखाई दिया। फैशिस्ट फोर्सेस एक तरह से ऑपरेट करती, एक तरफ डर और दूसरी तरफ कैरेक्टर। अच्छा, मैं एक चीज, आपकी यहां तक की बात, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न आया है, हालांकि वक्त हमारे पास जरा कम रह गया, मुख्तसर में हम उसे पूरा करना चाहेंगे। आपने जो बताया कि जिन लोगों ने अपने पड़ोसी का घर जलाया, उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी को वोट देने लगते हैं और वो वोटर बन जाते हैं उनके रेगुलर। हाँ, तो क्या वर्कर बन जाते हैं, वर्कर बन जाते हैं, वोटर बन जाते हैं, सपोर्टर बन जाते हैं, और अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करते हैं। वो उसमें कोई उनके सोच के पीछे ये नहीं होता कि मुल्क की कोई भलाई होगी, वो अपनी जान बचाने। तो ये आपने शुरू में जर्मन डिक्टेटर हिटलर का जिक्र किया था। ये जो डिक्टेटर बनते हैं, क्या वो इस किस्म से अपने सपोर्टर्स की तादाद बढ़ा करके अपना हर जगह, ये सेट फॉर्मेट है जिस पर आमतौर पर इस तरीके से डिक्टेटर बनता चला जाता है इंसान? ये बहुत ही अहम बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक आम आदमी के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि अगर किसी एक प्राइम मिनिस्टर की किसी पहलवान से कुश्ती करा दी जाए तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर हार जाएगा। किसी बॉक्सर के साथ अगर कुश्ती करे, दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो हार जाएगा। तो ये कोई फिजिकल ताकत तो है नहीं जिसकी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बने। ये तो एक आइडियोलॉजिकल, मेंटल, सोशल ताकत है जो आपने कहीं से ड्रॉ की है। ये आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होता है। मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, ये कहना, इससे क्या फर्क, मतलब इससे कोई बात नहीं बनती ना, क्योंकि एक पहलवानों का अभी जो एजिटेशन चल रहा है, उनसे क्या वो कुश्ती लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते, ना लड़नी चाहिए। तो ये जो ताकत है, ये कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक से आ रही है, और ये सोशल फैब्रिक की समझ जब पैदा होती है, जब समाज में क्राइसिस हो रही होती है, तब फिर तानाशाह बनते हैं, क्योंकि उनको वहां से ताकत मिलती है। और उसके साथ और उसके साथ अगर गोदी मीडिया मिल जाए और वो प्रोजेक्ट भी करता रहे तो वो काम और आसान हो जाता है। और कॉर्पोरेट सेक्टर, जी 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 जी, अगर क्रोनी कैपिटलिज्म भी साथ हो तो सोने पे सुहागा है ना। जी जी, आप उन सारी चीजों को जो करप्शन में कल तक शुमार होती थी, उन सारी चीजों को लेजिटिमाइज कर दीजिए तो क्रोनी कैपिटलिज्म आपके साथ हो जाएगा। जो किया है कि सब कुछ लेजिटिमाइज कर दिया। कल तक तो मंत्री पिछली गवर्नमेंट में कांग्रेस के अरेस्ट करवा दिए थे उन्होंने, अपने ही करवा दिए थे। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, ना आजाद हिंदुस्तान में, ना कहीं आसपास के मुल्कों में मिलती है। लेकिन यहां वही चीजें अब लेजिटिमाइज्ड हैं। आप भेज दीजिए, एयरपोर्ट भेज दीजिए, आप बंदरगाह भेज दीजिए, आप MTNL भेज दीजिए, आप जो चाहे भेज दीजिए, आप कोई करप्शन है ही नहीं। उस वक्त एयर टाइम बेचना करप्शन था, आज वो करप्शन नहीं। आप जो चाहे बेच सकते। रेलवे स्टेशन बेचना है वो बेच दीजिए। ये बहरहाल एक बहुत ही खतरनाक हाल है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है आखिर में, बिल्कुल मुख्तसर, वो ये कि इसके बदलते कुछ सियासी हालात जो नजर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ, उसके साथ साथ इस फिल्म का कोई असर होगा उस तब्दीली की तरफ जिसकी बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं?
मैं नहीं समझता कि इन दोनों का कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन मैं एक फिल्म मेकर की तरह से ये जरूर समझता हूं कि ये फिल्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। ये मेरे हिसाब से अनबायस्ड फिल्म है, और ये शर्म की बात है कि हमारे मुल्क में बनाने वाला इस तरह का की फिल्म का 20 साल बाद नहीं था कोई। हालांकि दूसरी फिल्म जो है फाइनल सॉल्यूशन, जो 4 घंटे की है, वो भी बहुत खूबसूरत एफर्ट था और बहुत मेहनत से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री थी। तो एक तरफ तो ये डॉक्यूमेंट्री है, इस सच को जानने की जरूरत है, इस सच को नई नस्लों के सामने सही तरह से पेश करने की जरूरत है। ये एक इम्पॉर्टेंट कदम है। जहां तक यात्रा का सवाल है, मैं समझता हूं कि उसने माहौल को मुल्क में बदला है, कई चीजों को बदला है उसने। एक तरफ तो कांग्रेस खुद अपने अंदर एक रीजेनोवेशन हुआ है, उसके अंदर कुट के खड़ी हुई है इस यात्रा की वजह से। दूसरी तरफ लोगों में ये उम्मीद जागी है कि ऑपोजिशन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरा है, दिए जल रहे हैं, रोशनी पैदा की जा सकती है। तीसरी चीज ये कि हिंदुस्तान की आजादी की मिलने के बाद पहली बार प्रभुत्ता, जिसका हम जिक्र करते, फ्रैटर्निटी जिसका हम प्रियम्बल में जिक्र करते हैं, उसके ऊपर किसी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, चलाया। और चौथी बात यह है कि राहुल गांधी की जो इमेज करोड़ों रुपए लगा करके, हजारों करोड़ लगा करके जो पप्पू बनाया गया था, उस इमेज से बाहर निकल आए हैं। आज वो आदमी ये दिखाई दे रहा है इस मुल्क के नौजवान को कि वो एक शर्ट में 3000 से ज्यादा किलोमीटर चल सकता है। मैं लाइटर मोड में ये सोच रहा था कि मैंने वो भी क्लिप्स देखे हैं जहां जो फोर्स्ड योगा डे के ऊपर फोर्स्ड योगा किया जाता है, उसमें कितने मंत्री गिर गए थे और कितने योगा नहीं कर पाए थे, उनकी तोंदें कितनी फूली उनकी वगैरह वगैरह, बट दैट इज लाइटर पार्ट ऑफ इट। पर ये दोनों को हमें अलग अलग करके देखना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क में नफरत के माहौल के खिलाफ ये फिल्म हो या यात्रा हो, कम से कम मेरे जैसे आदमी को कोई हेजिटेशन नहीं है साथ खड़े होने में। कल को अगर आरएसएस भी निकालती है मोहब्बत के लिए कोई, तो मैं शक की नजर से तो बहुत देखूंगा, क्योंकि उनकी लॉन्ग हिस्ट्री है, पर मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा। मेरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ एजिटेशन करते गुजरी है ज्यादातर, लेकिन आज मैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए गया था। मैं तैयार हूं, कोई भी पार्टी इस मुल्क की निकालेगी तो एज साइंटिस्ट, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं उसके साथ खड़े होने को तैयार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब। आपने अपनी फिल्म का भी जो तजर्बात बताए वो बहुत ही अहम थे, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट बहुत जगहों पर गया हूं, जाकर के किन खतरात से गुजरना पड़ता है। मैंने अयोध्या से भी बहुत ही खतरनाक किस्म के हालात में रिपोर्टिंग की है, किस तरह से क्या कुछ होता है, अपना काम भी करना है, जान भी बचानी है। जाहिर है इंफॉर्मेशन बाहर तभी जाएगी जब आपकी जान बचेगी। तो ये बहुत ही टफ था। मैं अपने डिस्क्रिप्शन के साथ आपकी फिल्म का वो लगाऊंगा लिंक, ताकि जो लोग हमारे देखना चाहें आपकी उस फिल्म को भी, वो फिल्म भी देख सकें, ताकि ये महसूस कर सकें कि जो आपने इस इंटरव्यू के दौरान बयान किया है, आप किन हालात से गुजरे हैं, वो फिल्म बताएगी। जाहिर है वक्त के साथ लोग भूलने लगते हैं, 2002 का वाकया है, 20 साल गुजर गए। आपके उन तजर्बात को भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, और मैं समझता हूं ये एक मौका है जिससे मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि यहाँ डिस्क्रिप्शन के साथ मैं लिंक दे रहा हूं आपकी उस फिल्म का जो गुजरात पर बनाई है, उसे भी आप देखें और समझें कि बीबीसी ने जो कुछ बताया है वो बाकी रहना क्यों जरूरी था, और इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया, जिन खतरात से आप गुजरे हैं, वो जो आपको इस इंटरव्यू में मिले हैं, आपने खुद बताया है, आप उसको महसूस कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।